हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे जीओसी की, जिसमें मैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैंने सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, फिर रेजोनेंस इफेक्ट और जस्ट इससे पहले मैंने हाइपर कंजुगेशन पे एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशन के बारे में जानना है, जिस पर ये वीडियो अभी का बेस्ड है, तो प्लीज़ आप लोग इससे जस्ट पहले वाला हाइपर कंजुगेशन की थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन की। हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशंस में हम सबसे पहले बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि एल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो एनर्जीज हैं, एक को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और एक को बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो जिस एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू कम आती है, वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है, और जिसके लिए वैल्यू ज़्यादा आती है वो कम स्टेबल होती है। आइए एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के ऊपर, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी और कौन सी एल्कीन कम स्टेबल होगी। आइए देखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये तो सीख ही लिया है कि इथाइलिन में कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इससे ज्यादा स्टेबल है प्रोपीन, और प्रोपीन से ज्यादा स्टेबल है 2-ब्यूटीन, क्योंकि इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अलग अलग एल्कीन की स्टेबिलिटी को मैं अल्फा हाइड्रोजन के नंबर के बेस पे निकाल सकता हूँ। अल्फा हाइड्रोजन चेक कैसे करते हैं? डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन अल्फा होता है, तो डबल बॉन्ड के साथ ये भी है और ये भी है, इस पर जो H जुड़ा होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो 3 और 6 यहाँ है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस कंपाउंड में अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसलिए कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो सबसे कम स्टेबल इन तीनों में कौन होगा? इथीन। एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 की बात करेंगे तो एक स्ट्रक्चर मुझे कंपाउंड दे रखी है, इसमें अलग अलग पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो मैं इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को भी हाइपर कंजुगेशन से बताऊंगा। मैंने आपको बोल दिया है कि अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन होता है, तो डबल बॉन्ड के साथ वाला अल्फा ही है, डबल बॉन्ड के साथ ये भी है, ये भी है और ये भी है। यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन भी है और ये कार्बन भी है। तो कॉर्नर के पर होने के कारण ये H, कितने H है? अल्फा H, एक ही अल्फा H। 3 + 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस कंपाउंड में 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है। इसलिए अगर इसको मैं A कहूँ, इसको मैं B कहूँ, इसको मैं C कहूँ, तो सबसे स्टेबल होगा B, उसके बाद होगा C, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? A। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल की बात करें, ऊपर लिख देता हूँ। थर्ड एग्जांपल की बात करें, अगर एक साइक्लिक कंपाउंड मुझे गिवन है, इस साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ, इस साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ, और हमें इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताना है, हमें इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताना। तो मैंने बोला डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो मैं सर्कल कर रहा हूँ। डबल बॉन्ड के पड़ोस में 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2, H काउंट करेंगे। 2 + 2 4, 4 + 3 7 + 3 10, यहाँ 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बात करेंगे तो ये भी तो है, 2 + 3 5, 5 + 1 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बात करेंगे 3 + 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 + 1 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और 2 + 2 4। तो अगर ये कंपाउंड A है, ये कंपाउंड B है, ये कंपाउंड C है, ये कंपाउंड D है, तो मैं इनको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर रखता हूं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? A, उसके बाद में B, देन D, देन C। इस तरह से हमें डिफरेंट एल्कीन्स की स्टेबिलिटी के बारे में पता चल जाता है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में, इसको रब कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, अगर मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर गिवन है, साइक्लोडाइन्स आपको दी हुई, साइक्लिक डाइन्स आपको दी हुई है, तो ये 4 कंपाउंड है जिसकी स्टेबिलिटी हमें कंपेयर करनी है। तो अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करता हूँ, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन अल्फा होता है,
तो 2 + 1 3 अल्फा 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 2 + 2 4 + 3 7 अल्फा अल्फा सॉरी एन अल्फा 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा है, सॉरी 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ अगर हम बात करेंगे डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, ये भी और ये भी है, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन दोनों है, 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ रेजोनेंस भी आ रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो लिख लो रेजोनेंस + 7 अल्फा। यहाँ पर भी रेजोनेंस आ रहा है तो रेजोनेंस + 3 अल्फा। आप जानते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है हाइपर कंजुगेशन से। इसका मतलब अगर मैं इसको A कहता हूं, इसे B कहता हूं, C and D, तो सबसे स्टेबल होगा C वाला, फिर होगा D वाला, क्योंकि दोनों में रेजोनेंस है। रेजोनेंस इसमें होगा, उसकी स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा होती है। इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो पहले B आएगा और फिर A आएगा, तो ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। इस तरह से हम डिफरेंट एल्कीन्स को या डाइन्स को एज पर हाइपर कंजुगेशन बड़े आराम से उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं। आइए हम बात करते हैं इसके बाद में बॉन्ड लेंथ के बारे में। हाइपर कंजुगेशन अगर मेरे से कोई पूछता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस बॉन्ड को रेफरेंस लिया हो। सपोज मैं बात करता हूं प्रोपीन की, और मैं सेकंड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। कौन सी एप्लीकेशन है? बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कीन्स की मैं बात कर रहा हूं। तो आप जानते ही बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आएंगे, ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो हाइपर कंजुगेशन से ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे, और अगर ऐसा होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज और H कहां आएगा? प्लस। अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं तो कभी तो ये सिंगल बॉन्ड आ रहा है और कभी ये क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। यानी कि इस बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की दोनों की मिक्स टेंडेंसी होती है। और अगर मैं इनकी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या सारी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बना के इसका एक एवरेज लूं तो एवरेज किस तरह से आएगा इसका आप समझ सकेंगे। इसका एवरेज इस तरह से आएगा बेटे, H के ऊपर कभी H सिंगल बॉन्डेड है और कभी पॉजिटिवली चार्ज है, तो मैंने क्या कर दिया, नेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। कभी इन दोनों के बीच बॉन्ड है और कभी इनके बीच में बॉन्ड नहीं है तो पार्शियल बॉन्ड लगा दिया। कभी सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, कभी डबल बॉन्ड है, ऐसे ही कभी सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में, कभी डबल बॉन्ड है। और ऐसे ही राइट वाले कार्बन पर कभी तो न्यूट्रल है ये और कभी इसके ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो एक तरह से इसका मैंने रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना दिया। इससे साफ पता लगता है कि क्या ये जो बॉन्ड लेंथ है ये होनी कितनी चाहिए थी? सिंगल बॉन्ड की। और सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है बच्चों? 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो वैल्यू कितनी आई? 1.49 एंगस्ट्रॉम आई। इससे साफ पता लगता है कि सच में हाइपर कंजुगेशन ऑपरेटिव है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड की आनी चाहिए थी, दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाती है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाता है। आइए हम थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ मिथाइल ग्रुप। थर्ड इफेक्ट है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ मिथाइल ग्रुप। कुछ बच्चों को तो ये पॉइंट समझ ही नहीं आया होगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर क्या है, क्योंकि अभी तक इसकी मैंने बात की नहीं है। बच्चों, जब भी हम रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं तो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो +m इफेक्ट शो करते हैं। इनके बारे में कुछ बातें बता रहा हूं। अगर एरोमेटिक रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो लोन पेयर कंटेनिंग है, या कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी एक तरह से लोन पेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ग्रुप क्या करते हैं, रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन को नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं। ये डबल बॉन्ड आ गया बेटे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ये रिएक्टिंग मूवमेंट यहाँ होगी तो इसकी तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड X और पॉजिटिव।
तो इस ग्रुप ने एरोमेटिक रिंग की, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन और इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, इस ग्रुप ने बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। ऐसा करने के कारण हम बोलते हैं कि जब भी एरोमेटिक कंपाउंड अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन शो करेंगे, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज अटैक करते हैं रिंग के ऊपर। अब इतनी बात आप समझ सकते हैं कि जो ग्रुप लोन पेयर कंटेनिंग होते हैं वो एरोमेटिक रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं, जिससे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या प्लस स्पीशीज कहाँ अटैक करेगी, या तो ऑर्थो पे अटैक करेगी या पैरा पे अटैक करेगी। ऐसे ग्रुप्स को हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो प्लस एम वाले क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? क्योंकि इन प्लेसेस पर रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं पहले से ज्यादा। ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। और इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, या तो इनके पास लोन पेयर होता है और या इनके पास कोई नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। मिथाइल के पास ना तो कोई लोन पेयर है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, उसके बावजूद मिथाइल एरोमेटिक रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि इनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज ले आता है। इस कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल भी ऑर्थो पैरा पे ही जुड़ता है। इसलिए मिथाइल ग्रुप प्लस एम ना होने के बावजूद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं हाइपर कंजुगेशन से। आइए देखते हैं। अगर मैं मिथाइल की बात करूं, ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ कर दिया क्या होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर। अब अगर मैं मिथाइल की बात करूं तो मिथाइल की ये स्ट्रक्चर है, इस कंपाउंड को टोलुइन बोला जाता है, इस कंपाउंड को बोला जाता है टोलुइन। अब आपको पता है ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, उसके पड़ोस में ये रहा डबल बॉन्डेड। तो क्या इस तरह का हाइपर कंजुगेशन आप एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? वही तो इफेक्ट है। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूं जैसे मैं लिखता था तो यही तो होता है बेटे, ये इलेक्ट्रॉन यहां आता था और ये इलेक्ट्रॉन कहां मूव करते थे, इधर। तो वही एरोमेटिक रिंग में भी क्रिएट करेगा और एरोमेटिक रिंग की ऑर्थो पोजीशन को क्या कर देगा, नेगेटिवली चार्ज कर देगा। यू कैन सी इस डबल बॉन्ड को छेड़ा नहीं, इसको छेड़ा नहीं, ये आ गया डबल बॉन्ड, इस C के साथ 2 H लगे हुए हैं, ये H प्लस की फॉर्म में, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो ये ऑर्थो पे आ गए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब अगर आगे मूव करेंगे और तो ये आगे फिर मूवमेंट हो जाएगी। तो उस केस में ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये लोन, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये H और ये H प्लस। तो इस तरह से अगर मैं टोलुइन की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मैं देखूंगा कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन 3 स्ट्रक्चर्स में नेगेटिवली चार्ज है। 3 स्ट्रक्चर्स में क्या है, नेगेटिवली चार्ज। लास्ट एक और बना देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां मूव करेंगे तो ये वापस अपना टोलुइन वाला मूवमेंट कर लेगा। चलिए अब 1 2 3 4 5 आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर से लेकर अब सभी स्ट्रक्चर्स में अगर मैं इनको नाम दूं, इसको बोलूं फर्स्ट, इसको बोलूं सेकेंड, इसको बोलूं थर्ड, इसको बोलूं फोर्थ और इसको बोलूं फिफ्थ, तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी स्ट्रक्चर्स में ऑर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां बुलाएंगे, अपनी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बुलाएंगे। इस कारण से मिथाइल जो ग्रुप होता है, हालांकि बहुत ज्यादा एक्टिवेट तो नहीं करता है, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप में काउंट होता है। क्या काउंट होता है, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर काउंट होता है। और ये कैसा ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होता है। अपने आप का एक इकलौता एग्जांपल है कि बिना लोन पेयर होने के बावजूद ये ग्रुप कैसा होता है, रिंग पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करता है। तो ये 3 एप्लीकेशन है जो कि हाइपर कंजुगेशन को प्रूव कर रहे हैं कि हाँ सच में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की। अब हम बात करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की, जिस एप्लीकेशन में मैं आपको बेंजाइल या सही बोलूं तो पैरामिथाइल बेंजाइल कार्बोनिल आयन की स्टेबिलिटी की बात करूं। स्टेबिलिटी ऑफ पैरामिथाइल बेंजाइल कार्बोनिल आयन, स्टेबिलिटी ऑफ पैरामिथाइल बेंजाइल कार्बोनिल आयन। बच्चों ये तो होता है बेंजाइल कार्बोनिल आयन,
जो रिंग के साथ CH2+ लगा होता है तो इसको बेंजाइल कार्बोनिमाइन बोलते हैं। और अगर मैं कह रहा हूं पैरामिथाइल तो ये पैरामिथाइल बेंजाइल कार्बोनिमाइन। अब इसकी जो एक्सेसिव स्टेबिलिटी होती है उसका कारण ये है कि जो CH3 ग्रुप है ये वही हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। इससे क्या होगा, इससे इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाती है कुछ। अभी देखते हैं, इसकी तो प्रैक्टिस आपकी हो ही रही होगी साथ साथ। ये H+ होगा ना बेटे, डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया, और यहाँ पर ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड तो लगा ही दो, जो बॉन्ड टूट जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके बीच में आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो CH2 के साथ तो आएगा डबल बॉन्ड, पहले यहां लगा दो डबल। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन एक बार इधर ले आओ, इधर लाओगे तो ये प्लस, और क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन आ गए हैं ये पॉइंट होगा माइनस। उस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर रहा, ध्यान देना, समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या चेंजेस किए। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले गए तो इस पॉइंट पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आपको ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं दिख रही है स्ट्रक्चर? क्या आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एडजस्टेंट दिख रहे हैं? क्या ये बहुत आराम से बॉन्ड बना सकते हैं? और अगर बॉन्ड बना सकते हैं तो ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो बिना मिथाइल के हाइपर कंजुगेशन के नहीं बनती। कैसे? इसको अलग से बना रहा हूं। अब इन दोनों के बीच में आपको बताइए बैक बॉन्डिंग वाली कंडीशन हो रही है, तो क्या मैं एक इस तरह का बॉन्ड नहीं बना सकता क्या, जिसमें डबल बॉन्ड बेटे ऊपर भी डबल बॉन्ड, ये CH2 नीचे भी डबल बॉन्ड, CH और H पॉजिटिव। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली रेजोनेंस में कितनी स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करती है, एरोमेटिक रिंग के 5 स्ट्रक्चर काउंट करती है। ये जो स्ट्रक्चर होती है एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि अगर मैं इसको आगे रूटीन में चलाऊंगा तो वैसे ही बनेगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, तो अगर मैं रूटीन स्ट्रक्चर बनाता तो मैं ये बनाता। कैसे? ये आ गया आपका CH2, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके थे, और CH, H और H पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन जब वापस आते तो ये वापस इससे बॉन्ड बना देता, तो ये इसकी 5 स्ट्रक्चर बनती, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH। तो ये A, ये B, ये C, एक बार इसको D बोल देता हूं, ये E और ये F। 5 के बजाय कितनी स्ट्रक्चर बन गई? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी थोड़ी एक्स्ट्रा गेन करता है मॉलिक्यूल। इसलिए पैरामिथाइल बेंजाइल कार्बोनिमाइन एक बहुत अच्छा स्टेबल कार्बोनिमाइन माना जाता है। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, एविडेंस हो गया इन द फेवर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, इसी से रिलेटेड अगर मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूं तो कैसे है, देखिए मैं आपको कह सकता हूं कि सपोज आपको एक तो ये वाला कार्बोनिमाइन दे रहा हूं CH3, वही कार्बोनिमाइन है बच्चों बेंजाइल, एक में CH3 की जगह लगा रहा हूं CH2CH3, ये CH2+ लग गया। ऐसे ही तीसरे में लगा रहा हूं CH, CH3 और CH2+ लग गया। एक और लगा रहा हूं जिसमें कार्बन के 3 तरफ CH3, CH2+ लगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या मैं ये नहीं बोलता गया कि जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यहां पर डबल बॉन्ड के साथ ये रहा sp3, कितने हाइड्रोजन है? 3। ये अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? केवल 2 है बेटे। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है? डबल बॉन्ड के साथ वाला। यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 ही है, और यह अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। आप जानते हैं जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, पैरामिथाइल बेंजाइल is most stable, then para-ethyl benzyl, then para-isopropyl benzyl, then para-tertiary butyl benzyl। इस तरह से हम इनकी स्टेबिलिटी के अंदर इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है
कि CH2+ अगर मैं यहां लगा दूं CH3 रिंग लगा देता हूं, समझ आपको आई गया है। एक लगा देता हूं मैं CD3 और एक लगा देता हूं CT3। हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स लगा दिए। अब अगर मेरे से कोई पूछेगा हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो मेरा आंसर यही होगा। कारण क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ता है और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये होता है बेटे। अगर मेरे को ये कंपैरेटिव बॉन्ड तोड़ने हैं ना ये वाले, तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है ट्रिटियम वाले बॉन्ड को तोड़ने में, उससे कम ड्यूटेरियम वाले में, सबसे कम H वाले में। तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो बेटर क्या है, वो बॉन्ड तोड़ेंगे जिसमें कम एनर्जी लगती होगी। इसलिए क्योंकि CH बॉन्ड सबसे वीक है, ये इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा मैंने। क्योंकि CH बॉन्ड सबसे वीक है तो जल्दी से ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। तो सबसे स्टेबल इनमें से मिथाइल वाला डेरिवेटिव होगा, फिर CD3 वाला, फिर C3 वाला। इस तरह से हम बेंजाइल कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पांचवी एप्लीकेशन की, जिसमें हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल। जिसमें हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल। जिसमें हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल। हालांकि जो मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो एक सेटजेफ रूल आपको सिखाया जाएगा, उसके अंदर भी आता है, पर हमें तो हाइपर कंजुगेशन तक ही लिमिटेड रहना है, तो मैं उसी बात को करता हूं। सपोज मेरे पास है एग्जांपल है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol। तो मैंने इसकी स्ट्रक्चर लिखी, IUPAC आपको आती ही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये कार्बन की नंबरिंग 1 2 3 4। क्या इस कंपाउंड का नाम 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल है? 3 पे मिथाइल लगा हुआ है और 2 पे ब्यूटेनॉल लगा हुआ है। इस कंपाउंड को ऐसे भी शो कर सकता हूं क्या कि इसको CH3 ना शो करके मैं क्या कर दूंगा, CH2H शो कर देता हूं। और मेरे पास ध्यान से सुनेगा, अल्कोहल की एक रिएक्शन आपको पहले बता रहा हूं। जब भी अल्कोहल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाता है तो ये एक डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन से H निकलेगा और साथ वाले कार्बन से OH निकलेगा। इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। अल्फा वाले कार्बन से OH निकलता है और बीटा वाले कार्बन से क्या निकलता है, H। अल्फा वाला कार्बन किसको डिनोट करते हैं, जिसके साथ फंक्शन ग्रुप लगा होता है। तो ये वाला कार्बन भी बीटा है, इसको मैं बीटा डैश कर देता हूं। अब अगर आपको इतनी सी बात याद रह गई कि अल्कोहल को जब भी कंसंट्रेटेड एसिड के साथ हीट किया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो जिस कार्बन से OH जाता है उसके पड़ोस वाले कार्बन से H जाता है, इसलिए इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर पड़ोस से H आने की दो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि ये वाला भी वाटर निकल जाए, OH यहाँ से H यहाँ से, और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि इधर वाला बीटा डैश वाला H निकल जाए और इसका OH निकल जाए। तो दो पॉसिबिलिटी से अगर प्रोडक्ट बनते हैं उसको भी हम दो प्रोडक्ट में डिफाइन करते हैं। अगर ए वाले पाथवे से बनेगा, इसको बोल देता हूं मैं ए वाला रास्ता, इसको बोल देता हूं बी वाला रास्ता। अगर ए वाली बॉन्डिंग टूटती है तो मेरे पास एल्कीन बनेगी ये, और अगर बी वाली बॉन्डिंग टूटती है तो एल्कीन क्या बनेगी, ये बनेगी। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, अगर बी वाली बॉन्डिंग टूटी तो डबल बॉन्ड कहां आएगा, CH2 और CH के बीच में। और अगर ए वाली बॉन्डिंग टूटी तो डबल बॉन्ड कहां आएगा, C और CH के बीच में। अब आपको इस तरह से अगर दो प्रोडक्ट मिल जाएं अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, अगर आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएं तो आपको पूछेगा इसमें से मेजर कौन है, माइनर कौन है। तो जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी और जो एल्कीन कम स्टेबल होगी वो माइनर होगी। और एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसके अंदर, हाइपर कंजुगेशन के अंदर, कि जिस एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो मैं क्या काउंट कर लूं, डबल बॉन्ड के साथ वाला अल्फा होता है एक ये रहा। तो इस कंपाउंड में, इस एल्कीन में तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। दोबारा देखिए, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन अल्फा होता है, तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9। लेकिन इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड के साथ ये की कार्बन है,
जस्ट साथ एक ही कार्बन है, और अल्फा कितने हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन का, और ये कैसे प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से या अल्काइल हैलाइड के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से अगर एल्कीन बनती है तो उस एल्कीन की स्टेबिलिटी हम हाइपर कंजुगेशन के थ्रू निकालते हैं कि कौन सी एल्कीन ज्यादा बनेगी, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। इस रूल को सेचेफ रूल कहा जाता है। अगर मैं बात करूं अगली एप्लीकेशन की, 6 नंबर पॉइंट की, तो वो एप्लीकेशन है आपकी, इधर देखिए, डाइपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोमीथेन। डाइपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोमीथेन आप समझ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोमीथेन में भी लगभग हाइपर कंजुगेशन की वैसी सी कंडीशन बनती है जो सिंपल एल्कीन्स में बनती है। अगर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये H अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे जाएगा और H+ की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो ये इस तरह की एक हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी, इस तरह की एक हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी। जिस तरह से ये एक H जा सकता है, ऐसे तीनों जा सकते हैं। क्या मैं इसका अगर मैं और 2 स्ट्रक्चर्स बना लूं, मैं बना नहीं ना, मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं, तो इसका जो नेट स्ट्रक्चर आएगी उसमें क्या होगा, CH2N, इस बॉन्ड को तो टच किया ही नहीं मैंने, तो कभी तो H+ डेल्टा कर देता हूं, कभी इनके बीच बॉन्ड था कभी नहीं था, कभी ये बॉन्ड सिंगल था और कभी डबल बन गया, कभी वो डबल था कभी सिंगल बन गया, कभी ऑक्सीजन 0 था कभी नेगेटिवली चार्ज बन गया। तो क्या आपको नहीं लग रहा इस प्रोसेस के कारण ये क्या है, ये इन चारों हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर का हाइब्रिड है, ये उसका एक्सट्रैक्ट है। क्या आपको नहीं लग रहा इसके अंदर पोलैरिटी आ गई है, और पोलैरिटी आती है तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होते हैं बच्चों, बढ़ जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि नाइट्रो एल्केन या नाइट्रोमीथेन का डाइपोल मोमेंट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा होता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम इस तरह की क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बच्चों। इट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोमीथेन, डाइपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोमीथेन। तो ये आपकी हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशंस का पार्ट था। आप लोग कंटिन्यू इन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं डेली बेसिस पे वीडियो डाल रहा हूँ और एक प्रॉपर सीक्वेंस में डाल रहा हूँ। आप लोग जानते हैं काइनेटिक्स में मैंने फर्स्ट लेक्चर से अब तक 14 वीडियो अपलोड कर चुके हैं सीक्वेंस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से लेकर, यानी कि सबसे पहले ऑर्गेनिक में मैंने क्या लिया था, आइसोमेरिज्म, फिर मैंने जीओसी स्टार्ट की। जीओसी में भी, जीओसी फर्स्ट के अंदर मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट पे 2 वीडियो, और हाइपर कंजुगेशन पे ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके आगे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे और फिर बाद में हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो जिन लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहे हैं वो और ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं, पसंद भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी स्क्रीन खत्म होने से पहले यहाँ कहीं आपको इस वीडियो में इधर कहीं मेरी फ़ोटो दिखेगी, आप लोग उसको क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का बटन आएगा, प्लीज़ उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको बिना किसी इंटरप्शन के ये वीडियो लगातार मिलते रहें। और उस नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको उसके नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।